बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुद्दा, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। विकास और आपको बता दें कानून व्यवस्था एक बार फिर से सियासत का मुद्दा बन गए हैं। दरअसल कासगंज में 724 करोड़ रुपए की 60 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डबल इंजन सरकार कासगंज के पौराणिक और आध्यात्मिक विकास के लिए, उसके साथ ही बुनियादी सुविधाओं को आधुनिक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। 2017 से पहले की सरकारों के एजेंडे में विकास कभी नहीं रहा है। अराजकता और भ्रष्टाचार ही उनकी पहचान थी। वहीं कुछ दिन योगी आदित्यनाथ ने कुछ ही दिनों में विकास और सुरक्षा के मुद्दे पर राज्य की पूर्ववर्ती सरकारों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि साल 2017 के पहले सरकार के समानांतर राज करने वाले माफिया भ्रष्टाचारी शासन की योजनाओं को हड़प लिया करते थे। और आज हम इसी आरोप प्रत्यारोप पर विपक्ष का भी जवाब लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि सपा राज में क्या क्या कमियां थी जो कि आज वे निशाने पर आ रही हैं, और योगी राज में क्या कोई भी कमी नहीं है। बता दें आपको कि आज दरअसल कानून व्यवस्था की बात करेंगे और विकास की भी बात करेंगे। किसके राज में कितना विकास हुआ और जो तमाम दावे और वायदे किए जा रहे हैं उनमें कितना दम है, इसका भी आज हम जिक्र करेंगे। किसके राज में कितना विकास, योगी के निशाने पर विपक्ष। पहले की सरकारों के एजेंडे में विकास नहीं था। अराजकता भ्रष्टाचार पूर्ववर्ती सरकारों की पहचान थी, ये कहना है योगी आदित्यनाथ का। विकास, अराजकता और सियासत यहां पर देखने के लिए मिल रही है। और इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ गुलशन आनंद जी हैं जो कि नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है गुलशन जी आपका। हमारे साथ रविंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है रविंद्र जी आपका भी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत गुलशन आनंद जी के साथ करते हैं। सर, सवाल इस बात को लेकर कि अगर ये कहा जाए कि देखिए अराजकता और भ्रष्टाचार पूर्ववर्ती सरकारों की पहचान है, तो पूर्ववर्ती सरकारों की पहचानों पर इतना जोर क्यों दे रही है योगी आदित्यनाथ की सरकार? मौजूदा विकास, मौजूदा भ्रष्टाचार, मौजूदा कानून व्यवस्था, ये बड़े विषय है ना सर, इस पे बात होनी चाहिए। देखिए, तुलनात्मक विश्लेषण ये परंपरा कोई आज की नहीं है जी। सदैव सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग में भी अच्छाई और बुराई का विश्लेषण होता आया है। जो कोई योगी जी ने कहा है, मैं उसको समर्थन करते हुए इतना कहना चाहूंगा, अतीक, अंसारी, आजम, हमने आपने सबने देखा है। आप मीडिया के लोग हैं, विकास की बात करें तो बिजली गिने चुने जिलों में आती थी, उत्तर प्रदेश त्राही त्राही करता था। और अदालतों में पेशकार तारीख देने वाले जज लोग भाग जाया करते थे जब 350 गुंडों के साथ मिलकर तारीख अटेंड करने लोग जाया करते थे। ये जो कुछ मैं कह रहा हूँ हमने आपने सबने देखा, मीडिया के जागरूक बंधु हैं। कोई ऐसी बात ना योगी जी ने कही ना मैं कहूँगा। और विकास को लेकर 17 का और 17 से पहले का यदि विश्लेषण होता है तो लोगों को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो जो कुछ भी आपने किया है उसका परिणाम तो है योगी सरकार, उसका परिणाम ऑल ओवर इंडिया जो कुछ कांग्रेस ने, सपा ने मिलकर इस गठबंधन ने किया है उसका परिणाम है यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार। तो आपको बुरा क्यों लगता है? हमारी उपलब्धियां, डाटा सब सामने। आज कोई नेता झूठ नहीं बोल सकता। 5 मिनट के अंदर अंदर डाटा आ जाते हैं कि फलाने जी आपने झूठ बोला, आपने झूठ बोला। तो उसके लिए मुझे लगता है विपक्ष को
थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और कड़वी सच्चाई को बर्दाश्त करने की आदत डालनी चाहिए। ठीक है रविंद्र जी, कड़वी सच्चाई को बर्दाश्त की जा रही है क्या? कर पा रहे हैं आप? रविंद्र जी, चलिए लगता है आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन कासगंज में 724 करोड़ रुपए की 60 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात को कहा कि डबल इंजन की सरकार जो है वो कासगंज के पौराणिक और आध्यात्मिक विकास के लिए बुनियादी सुविधाओं को आधुनिक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। एक सवाल इस बात को लेकर भी है गुलशन जी कि ये जो डबल इंजन की सरकार की बात की जा रही है, क्या उतना फायदा डबल इंजन का मिल पा रहा है राज्य को जितना मिलना चाहिए? देखिए कासगंज और शहरों को लेकर जो कुछ हो रहा है, ये जो धार्मिक महत्व के शहर हैं, इनके बारे में यदि कुछ भी भाजपा के नेतृत्व करता है तो विपक्ष को बहुत ज्यादा खलबली मचती है। शहरों प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध स्थान है, हमारे धर्म ग्रंथों में सनातन में इसका जिक्र है। जैसे बनारस में हुआ, जैसे राम जन्मभूमि पे हो रहा है, मथुरा वृंदावन में हो रहा है, जैसे केदारनाथ में आदरणीय मोदी जी ने किया, तो उसी श्रृंखला में कासगंज शहरों का महत्व है। आदरणीय योगी जी ने वो प्रयास किया है कि हमारे धार्मिक महत्व के जितने स्थान हैं उनको ऐसा लगना चाहिए जनता को जब जाएं तो इससे पहले क्या होता था, गंदगी बह रही है, सीवर का पानी बह रहा है, हमने सबने धार्मिक स्थान देखे हैं। आज अंतर नजर आ रहा है, अंतर जनता को नजर आ रहा है, लेकिन अंतर नजर नहीं आ रहा जिनके हाथ से सत्ता चली गई है, उनके कर्मों में कुकर्म ना कहूं, उनके कर्मों के आधार पर फिर कोई बात, थोड़ा प्रतीक्षा करिए, धैर्य रखिए। 27 आ रही है ना, आइए मैदान में, तब ये बातें करिएगा। तब आप बातें करने के हम पे आप आरोप लगाते हैं कि आप हिंदू मुस्लिम करोगे। अरे हम हिंदू मुस्लिम तो करते हैं, मानते हैं, लेकिन आप तो सिर्फ मुस्लिम 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 करते हो भाई। आप हिंदू का जिक्र लेने से आपको परहेज होता है कि हमारा वोट बैंक छिटक ना जाए। ठीक है, कुछ फर्क नजर आ रहा है रविंद्र जी? फर्क नजर आ रहा है 2017 से पहले और 2017 के बाद में उत्तर प्रदेश में? अभी जो प्रवक्ता महोदय ने कहा है, तो इनको भारतीय जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार इन पे प्रतिबंध लगा देना चाहिए, क्योंकि यह नियम कहता है कि आप चुनाव में धर्म का आधार नहीं बनाएंगे, धर्म का सहारा नहीं लेंगे। तो अभी प्रवक्ता महोदय ने इस चीज को कमिट किया है कि हम हिंदू मुस्लिम करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपकी बात का जवाब दिया। आप हम पे आरोप लगाते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम करते हैं, लेकिन आप तो सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम करते हैं। मैंने कोई बात नहीं किया, आपके आरोप लगते हैं। मैंने इस प्रकार का कोई आरोप नहीं लगाया। ये मैंने कोई आरोप नहीं लगाया। आपके रिकॉर्ड को कांग्रेस के लोग ये सब करते हैं हम पे। आप सुन लीजिए, ये सब करते हैं, स्वीकार करिए। अच्छा, अधिनियम, अरे न्यायाधीश महोदय, अधिनियम के हिसाब से प्रतिबंध लगाना आपके हाथ में है न्यायाधीश महोदय। जब आपका समय आएगा तब न्यायाधीश महोदय निर्णय सुनाइएगा। ये प्रवक्ता महोदय ने एक बार फिर अदालत का अपमान किया है। इसकी जो अभी हमको न्यायाधीश कह रहे हैं, इस पे इनको कंटेम्प्ट होना चाहिए, क्योंकि न्यायाधीश सभी को तैयारी करिए। ये न्यायालय का कंटेम्प्ट है। निर्णय सुना रहे हैं कि हम पे प्रतिबंध लगना चाहिए, न्यायालय को आपका रिकॉर्ड भेजा जाएगा तो प्रतिबंध लगेगा। हाँ भेजिए। आपने जो कमिट किया है, अगर भेजा जाएगा तो लगेगा। आपने स्वीकार कर लिया है कि आप धर्म का सहारा लेते हैं चुनाव में। करिए, हम स्वीकार कर रहे हैं, आपके आरोपों को स्वीकार कर रहे हैं कि हम हिंदू मुस्लिम करते हैं। आप आरोप लगाते हैं, उसके काउंटर पे हम कह रहे हैं हम हिंदू मुस्लिम का आरोप लगाते हैं। आप तो केवल मुस्लिम मुस्लिम करते हैं, आपको हिंदू ध्यान ही नहीं आते हैं कि हिंदू वोट बैंक हमारा कहीं छिटक ना जाए। आपको भारत का संविधान कहता है उसका परिणाम आज इतनी उम्र हो गया, इधर धैर्य नहीं है। अरे उम्र हो गया, धैर्य रखिए भाई साहब, धैर्य रख के सुन लीजिए। सुनते हैं ना गुलशन जी, सुनते हैं थोड़ा सा। ठीक है, मुद्दे पे रहिए रविंद्र जी। बताएं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि धर्म के आधार बना के भारत में चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, पहला विषय है। दूसरा विषय यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति धर्म का आधार बनाता है तो उसको जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत उसको अगर आप बात है जो देश के धर्म चलना नहीं है, धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है। अगर हम देखते हैं तो
भारतीय जनता पार्टी के आने से पहले देश की क्या स्थिति है, क्या स्थिति है। हमारे जितने प्रधानमंत्रियों ने सब ने मिल के लोन लिया था, उसका दुगना लोन पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले चुके हैं। तो विकास की स्थिति यहाँ से दिखाई पड़ती है। इनकम पे जब हम जाते हैं तो ये बताते हैं कि 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है, लेकिन जब पर कैपिटा इनकम पे जाते हैं तो हम लगभग 155 या 154वें नंबर पे आते हैं। मतलब भारत का आदमी गरीब हो चुका है। उत्तर प्रदेश में पर कैपिटा इनकम 7,000 रुपए आती है, जिसमें करोड़ों रुपए कमाने वाले भी शामिल है महीने में। तीसरा आता है कि देश की स्थिरता का क्या सवाल है। तो जब रिलीजियस फ्रीडम आता है तो भारत को वॉच लिस्ट में रख देता है। मतलब भारत राष्ट्र नहीं, खास तौर पे उत्तर प्रदेश की बात करिए ना सर, 2017 के बाद से क्या स्थिति बदली है कानून व्यवस्था की? क्योंकि पहले कहा जाता था जंगल राज है बाकी सरकारों में, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि कानून व्यवस्था शून्य के बराबर थी। अब कानून व्यवस्था बेहतर स्थिति में है। ये कहते हैं कि पहले विकास नहीं था, विकास की पथ पर आगे दौड़ रहा है, अर्थव्यवस्था बेहतर हो रही है उत्तर प्रदेश की, रोजगार लोगों को मिल रहा है, युवा पलायन नहीं कर रहा है, युवा वहीं पे अपना रोजगार पाता है जहाँ पे वो रहता है। तो ऐसे में क्या इस तरह की स्थितियां बदली है? आपने प्रश्न पूछा है। सबसे पहले आता है कानून व्यवस्था पे। एनसीआरबी की रिपोर्ट के साथ जारी की गई थी, वह बताती है कि महिला अपराध चाहे जिस प्रकार के हो, 4-5 बड़े अपराध होते हैं महिलाओं के अपराध में, वह नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश, पॉक्सो एक्ट में नंबर उत्तर प्रदेश, दहेज हत्या में नंबर 1 उत्तर प्रदेश, मर्डर में नंबर 1 उत्तर प्रदेश, लूट में है नंबर 1 उत्तर प्रदेश। ये एनसीआरबी कहती है, यही लोग जाने, डाटा ये बना के देते हैं। विकास के बारे में कहती है तो उत्तर प्रदेश 8 लाख करोड़ रुपया कर्ज लिया है। हर व्यक्ति के ऊपर लगभग 40,000 रुपया कर्जदार हैं हम लोग। विकास के नाम पे इन्होंने एक अस्पताल तक नहीं बनवाया है पूरे उत्तर प्रदेश में, एक भी विश्वविद्यालय नहीं बनाया उत्तर प्रदेश में। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया था आपने, क्या जी ठीक है गुलशन आनंद जी, देखिए तो कह रहे हैं कि क्या विकास हुआ है, ना अस्पताल बना, ना लोगों को रोजगार मिला, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। कह रहे हैं भ्रष्टाचार अपनी अलग कंडीशन में है, महंगाई अपनी चरम पर है। करने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बन गया है। चाहे वो निवेश हो, चाहे आर्थिक सुदृढ़ीकरण हो, ये डाटा की शीट लेकर बैठकर बात करना अलग बात है। धरातल पर आइए, देखिए आज खुशहाल उत्तर प्रदेश है। आप सड़कों से लेकर पुलों के और सबके जाल हैं बिछे हुए। हम भी रोजाना बैठकों में लखनऊ, आगरा, अलीगढ़ सब जाया करते थे। जो रास्ता 4 घंटे का है वो हमें 6-6 घंटे लगा करते थे। आज किसी क्षेत्र में निकल जाइए आपको डेवलपमेंट नजर आ रहा है। लेकिन क्योंकि यदि इनकी निगाह पर चश्मा वो वाला है जो देखने नहीं देता, तो प्रभु इनकी रक्षा करे। विकास के रास्ते और बहुत से हैं, लगातार चलते रहेंगे। आप स्थानीय निकाय की बात करिए जाकर। मैं पार्षद रहा हूँ 1995-89 में। 90 लाख रुपया रोड ग्रांट का आता था और 90 लाख रुपया मैचिंग ग्रांट बनानी पड़ती थी। मैचिंग ग्रांट नहीं मिलती थी तो वापस चली जाती थी। आज आप जीएसटी की कलेक्शन देखिए, सब देखिए, उसका पैसा जो है स्थानीय निकाय में जा रहा है। और जिधर चले जाइए हर तरफ आपको काम होता नजर आएगा। जब काम होता नजर आएगा थोड़ी कठिनाइयां, परेशानी आती है, उसको चश्मे से मत देखिए। आप स्वीकार करिए कि 17 से पहले हम कहाँ खड़े थे। ये मूडीज क्या कहती है और ये अंतरराष्ट्रीय आंकड़े क्या कहते हैं। नहीं, इतना विकास हुआ गुलशन जी, तो लोकसभा चुनाव के नतीजे जो आए उत्तर प्रदेश में, वो आप लोगों के लिए तो हैरान और परेशान करने वाले आए ना। वो धोखा देने की राजनीति एक बार इनकी चल गई, काटती हांडी बार बार नहीं चलती। वो अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र था। इन्होंने थोड़ी वोट दिया है, जनता ने वोट दिया है। इन्होंने क्या धोखा दे दिया आपको? वोट दिया है, सबने वोट दिया है, तभी सरकार बनी है तीसरी बार। जिसमें ये कामयाब हो गए जातिगत की राजनीति में, उसमें आंशिक रूप से ये कामयाब हो गए। उसी को लेकर ये कूद रहे हैं आदरणीय अखिलेश जी भी, और जिनके संग गलवैया डाल रहे हैं, जो संविधान की छोटी सी किताब अपनी बगल में लेके चलते हैं। सोनिया जी के लाडले पुत्र, जिनको प्रधानमंत्री बनाने के अलावा उनके पास कोई ख्वाब नहीं है। ये तय करें कि अखिलेश जी प्रधानमंत्री बनेंगे, राहुल बनेंगे, या मनमोहन सिंह जी की तरह दोबारा खड़गे जी का नाम आ जाएगा उस बुजुर्ग का। तो ये लड़ाई इनकी अपनी है, ये आपस में लड़ने पहले
जनता को दिग्भ्रमित ना करें, धोखे में ना रखें। ठीक है जनता बहुत रविंद्र जी, समझदार देखिए है। योगी आदित्यनाथ तो ये भी एक कहते हैं बार धोखा कि खा लेगा, 2017 से पहले माफिया भ्रष्टाचारियों का समानांतर विकास होता, मतलब समानांतर उनका शासन चलता था, जितना सरकार का उतना ही उनका चलता था, और जो तमाम सरकार की योजनाओं को वो हड़प लिया करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब जो योजनाएं चलाई जाती है वो आम जनता के लिए चलाई जाती है, गरीबों के लिए चलाई जाती है, जरूरतमंदों के लिए चलाई जाती है, उसका लाभ उन तक मिलता है, पहुंचता है। बिजली का उदाहरण सबके सामने मैं गुलशन जी आ रही हूँ, गुलशन जी आ रही है, है, जिलों में बिजली आती आ रही। रविंद्र जी, प्रोपोगंडा का जवाब मैं देता हूँ। ये बोलते हैं गुंडों पार्टी ऐसा करके, गुंडा क्या होते हैं? विधायकी में मुख्यमंत्री के ऊपर 4 दंगा कराने के मुकदमे, दोनों उप मुख्यमंत्रियों के ऊपर से ज्यादा कारावास वाले मुकदमे, और इनके 7 क्या नाम है विधायकों पर विधायक इनके रद्द हो चुकी है इनका, कि मतलब इनको अपराधी घोषित करके न्यायालय ने अपराधी घोषित कर दिया है, तो विधायिका रद्द हो गई। तो ये होते हैं अपराधी। तो हमारी उत्तर प्रदेश की संसद में एक बहुत बड़ा अपराधियों का समूह बैठा हुआ है। अब ये बदनाम करेंगे झंडे उंडे को लेके, कुत्ता को लेके बदनाम करेंगे, इससे ज्यादा उनकी जानकारी नहीं आती है। और पार्षद महोदय जो अपने को बता रहे हैं, इनसे स्मार्ट सिटी है कहाँ? इतना बड़ा विकास हो गया, इतना बड़ा प्रचार किया, अरबों रुपया खर्च कर दिया स्मार्ट सिटी के नाम पे। स्मार्ट सिटी है कहाँ पे, किस जगह पे है? और सड़क का जो विकास हुआ है उत्तर प्रदेश में, हम लोगों ने जो सड़क बनवाई थी या बीएसपी के टाइम में बनी थी, उत्तर प्रदेश सरकार के फंड से बनी थी। अभी जो NHAI फंड से बनी हुई है, उस एक सड़क पे करने के लिए आपका उसपे एक सड़क पे चलने के लिए सवाल करने के लिए मायावती जी प्रतिबद्ध है। बस यही इसी के बीएसपी का धन्यवाद आप कर रहे हैं। सुन लीजिए, मुझे अच्छा लगा। अपने कुकृत्य सुन लीजिए। एक सड़क पे चलने के लिए देना हो तो 1200 रुपए तो टैक्स देना पड़ता है। अब वो भी बढ़ा दिया GNSS लगा के इन लोगों ने, और सारे NHAI ने बनाया है। NHAI सबसे बड़ी संस्था है भारत सरकार की, जो सबसे बड़ी कर्जदार है, जो विदेशों से कर्ज आया 222 लाख करोड़ रुपया, उसमें से बहुत बड़ा फंड NHAI को दिया गया है। कर क्या रहे हैं? खून लगा के जो सड़क बना दिया, मान लिया, खून लगा के इंजेक्शन लगा के हमारा चूस रहे हैं ये। ठीक है, चलिए, शिक्षा जो भी कर रहे हैं जनता के सामने कर रहे हैं, जनता के लिए कर रहे हैं, और अगर जनता को पसंद आएगा तो वोट करेगी, नहीं आएगा तो जनता जब सरकार बनाना जानती है तो उखाड़ के फेंकना भी जानती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।